4 आएगा, ये नहीं होगा, पहला हो गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा है, लेकिन अब आपको जो दिया गया है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि यक्स वाई से रिलेटेड तभी होगा जब यक्स माइनस वाई क्या होगा, आड नंबर हो, आड जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसा नंबर जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो इसी को आपको देखना है, तो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, चलिए गौर करिए, आगे चलते हैं। Given that relation 1, 2 to 3 on the set A, the minimum number of ordered pair which when added to R make it to equivalence relation is। तो देखो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये कम से कम ऐसे कितने एलिमेंट और मिलाए जाएं इसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, तो इस पर आपने कितनी बार चर्चा किया है, ध्यान दे लो। पहला काम तो डेल्टा के एलिमेंट तो होगा ही होगा, 1,1, 2,2 और 3,3। कम से कम इतने एलिमेंट तो होने चाहिए रिलेशन के अंदर, और कह रहा है ये भी होना चाहिए, तो ये भी लगाओ 1,2, 2,3। अब जरा ध्यान दो, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव तो है, 1,2 है, 2,3 है, तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, और 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। देखो गौर करो, अब 2,1 है, 2,3 है, इन दोनों को मिलाओ आपस में तो 1,3 हो गया ट्रांसिटिव होने के लिए, तो 1,3 आया तो 3,1 भी होना चाहिए, ये यानी पूरा आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1,2, 2,1, 3, 3,2 और 1,3 और 3,1 पूरा पूरा। ठीक है ना, तो इसमें कितने और एलिमेंट को, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें पूरे 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट, और 2 पहले से था तो इसमें कितना ऐड कर दिया, मिनिमम 7। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर कोई सेट ऐसे है ABC हो, 1, 2, 3 हो, ये केवल और केवल एक ऑर्डर्ड पेयर एक साथ में है तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या AB हो तो साथ में क्या हो, BA हो, और साथ में डेल्टा मिला दीजिए। ये अगर इसके साथ दूसरा कोई और एलिमेंट आता है तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। ठीक है, तो यहां देखो 1,2 और 2,3 दे दिया, अगर यही दिया होता 1,2 और 2,1, 1,2 और 2,1 तो केवल 3 एलिमेंट मिला देते तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। कौन, डेल्टा के एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। लेकिन 1,2 है तो 2,1 भी मिलाना पड़ेगा, 2,3 है तो 3,2 भी मिलाना पड़ेगा, 1,2 और 2,3 है तो ट्रांसिटिव होने के लिए 1,3 भी होना चाहिए, और 1,3 हुआ तो 3,1 भी होना चाहिए, पूरा आपको लेना पड़ेगा। तो 7 एलिमेंट कम से कम मिलाओगे तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसको कंटेंड करता हुआ इस सेट के ऊपर। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ ये क्या होगा। बताओ जल्दी से, यही कह रहा है कि A, B बिलोंग करेगा यस में, यस रिलेशन दिया गया है तभी और तभी जब B बराबर क्या हो जाए, A²। ठीक है, क्या पूछा है, देन रेंज ऑफ यस, और रेंज ऑफ यस होता क्या है, रेंज ऑफ यस बराबर ऐसे सारे एलिमेंटों का कलेक्शन सच दैट A, B बिलोंग कर जाए किसमें, S में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A, B, और B बराबर क्या है, A², सच दैट A, B बिलोंग करे कहाँ, S। B बराबर A² देगा, तो A² क्या होगा, देखो सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। A² कभी क्या निगेटिव होता है, A² इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है।
तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कह रहा रेंज में ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर मतलब क्या है? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या केवल इंटीजर होगा क्या? केवल इंटीजर हो सकता है क्या? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या हमेशा इंटीजर होगा? जैसे 1/2 ले लिया, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या 1/4? क्या इंटीजर है? नहीं। केवल रेशनल नंबर हो गया? नहीं। √2 ले लिया, √2 तो रियल नंबर है ना, √2 का स्क्वायर करो, क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो केवल क्यू हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, सही है। एन केवल नेचुरल नंबर भी हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं नॉन निगेटिव वाले, निगेटिव को छोड़कर वो सब रेंज के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि बी को कहा गया है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब नॉन निगेटिव नंबर। ठीक, ये ठीक। चलो आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाई दिस ए बराबर बी, देन आर इज, देखो सेट को क्या दिया गया है? अगर आप सेट ए को देखें, सेट ए को गौर करिए, 0 से लेकर के यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहां तक दिया? 10 तक दिया। आर कह रहा रिलेशन ऐसा है, गौर करो, और इसे देख लें तो एक लाइन में हो गया। आर ऐसा रिलेशन है ए कामा बी कि ए बराबर क्या हो जाए? बी, यानी ए कामा ए, सच दैट ए बिलोंग टू कहां हो जाए? ए में। तो ऐसे कौन सा रिलेशन बनेगा जरा बताओ हमको? आर कौन सा रिलेशन होगा? 0 कामा 0, 1 कामा 1, ऐसे कहां तक? 10 कामा 10, यही रिलेशन होगा। और ये रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल रिलेशन। आन किस पर? ए पर। और डायगोनल रिलेशन आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है किसी सेट के ऊपर, जिस सेट के ऊपर भी है, और वह पार्शियल आर्डर रिलेशन भी होता है। यहाँ देखो पार्शियल आर्डर का कोई कंडीशन नहीं दिया है, केवल क्या दिया है? इक्विवेलेंस। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। डायगोनल रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल आर्डर आल्सो। तो यहाँ तो पार्शियल आर्डर का कोई नाम ही नहीं दिया गया है, तो आप उसको भूल जाइए, ठीक। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्लियर है? देख लो फिर से, कोई भी सेट दिया है, कह रहा है ऐसा रिलेशन जब दोनों पेयर आपस में क्या हो? पेयर के दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो? बराबर हो। तो यानी ए कामा ए होगा। ए कामा ए होने का मतलब क्या है? कि दोनों पॉइंट बराबर होने चाहिए इस सेट के ऊपर। तो इस सेट के ऊपर क्या होगा? 0 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, ऐसे तो होता चला जाएगा कहाँ तक? 10 कामा 10। और आप जानते हो किसी भी सेट के ऊपर ऐसा रिलेशन जिसका दोनों एलिमेंट बराबर हो, पहला और दूसरा, ऐसे रिलेशन को हम लोग डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और डायगोनल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये पार्शियल आर्डर रिलेशन भी होता है, ध्यान रहे, पार्शियल आर्डर रिलेशन देखेंगे, पढ़ाया है इसको कि पार्शियल आर्डर रिलेशन भी होता है, ठीक है। लेकिन पार्शियल आर्डर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो केवल आप क्या कहोगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस होगा। चलिए आगे बढ़िए, ठीक, आगे बढ़ जाओ। ये देखो क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5, इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, आर ऐसे डिफाइंड है, ऐसे हो कह रहा है यक्स कामा वाई बिलोंग करे आर में तभी और तभी जब एक्स प्लस वाई करें तो वो क्या हो जाए? 5 हो जाए। दोनों का योग करने से क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो आर क्या होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? ऐसे सीधे सीधे बता सकते हो, रिलेशन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो देखो x प्लस वाई 5 है, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? क्या 2x बराबर 5 हो जाएगा?
2x मतलब ये तो इवन नंबर आ जाएगा, कभी 5 के बराबर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक होगा? x प्लस वाई अगर 5 है तो y प्लस एक्स भी क्या होगा? 5 होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या ट्रांसिटिव होगा? x प्लस वाई बराबर 5 है और y प्लस जेड बराबर 5 है, तो ये जरूरी नहीं है कि x प्लस जेड बराबर भी 5 हो जाए, जरूरी नहीं, ये होगा। या आप रिलेशन r लिखना चाहते हो तो बताओ क्या आएगा, गौर करो। पहला स्थान 1 लो, 1 में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? तो 4 हो जाएगा। ये 4 हुआ तो 4,1 भी आएगा। दूसरा 2 लिया जाए तो 2 में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? 2,3 तो 3,2 भी हो जाएगा। हो गया? अब आ जाओ, 2 हो गया, 3 आ जाओ 3 पर। 3 में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? तो 3 में 2 जोड़ा जाए, हम पहले से लिख चुके हैं। 4 ले लो, 4 में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? तो 4 ये लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? तो यहाँ 0 है ही नहीं है, केवल इतने आएंगे। 1,4, 4,1, 2,3, 3,2। देखो डायगोनल एलिमेंट एक भी नहीं है, यानी 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5। रिफ्लेक्सिव खत्म, यानी देखो रिफ्लेक्सिव वाला काम खत्म है, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला भी काम खत्म है। ठीक है, अब देखो क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 1,4 है, 4,1 है, हाँ। 2,3 है, 3,2 है, दोनों पेयर हैं, यानी कि ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक, तो ये खत्म, केवल एक के बच्चा। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांसिटिव। सिमेट्रिक है, सीधे सीधे दिख रहा सिमेट्रिक है, तो नॉर सिमेट्रिक कह रहा, गलत। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो 1,4 है, 4,1 है, दोनों को मिलाओ तो क्या होना चाहिए? 1,1 है ही नहीं है, तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। ट्रांसिटिव होने के लिए यही तो कहते हो कि अगर a, b r में है और b, c r में है तो क्या होना चाहिए? a, c r में होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ 1,4 r में है और 4,1 r में है, तो क्या होगा? खत्म। 1,1 r में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1, r में नहीं है, तो ट्रांसिटिव होने कोई चांस नहीं। केवल एक, वो क्या होगा? केवल और केवल सिमेट्रिक होगा ये रिलेशन, बस। क्यों? आप ये ना लिखें तब भी सीधे कह सकते हो, क्या x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो क्या दोनों को सेम कर दे तब भी 5 आएगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2x बराबर 5, 2x किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इवन नंबर होगा, और 5 ऑड नंबर होता है। एक इवन नंबर कभी ऑड नंबर के बराबर ही नहीं हो सकता, तो बात बिगड़ गई, ये होगा ही नहीं होगा। अब दूसरी बात, x में y को जोड़ा जा रहा है तब भी 5 होगा, तो y में x को जोड़ा जाए तब भी 5 होगा, यानी इंटरचेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहे x और y का योग 5 है और y और z का योग 5 है, तो ये जरूरी नहीं है कि x और z का योग भी 5 हो जाए, तो ट्रांसिटिव होने का कोई चांस नहीं है। सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हो। ठीक, तो केवल सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, चलिए ये देखो एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा है? द रिलेशन हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन का सेट है और रिलेशन क्या है? सेम फादर होने का। ये क्या है? देखो एक सेट है, सेट में केवल क्या है? चिल्ड्रन है, और रिलेशन आर क्या है? सेम फादर होने का। ऐसे समझ लो कि ए एक चिल्ड्रन है और बी एक चिल्ड्रन है, ए और बी, तो ये और बी से तभी रिलेटेड है, कब? जब ए एंड बी हैज सेम फादर, यानी ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड तभी होंगे। ए चिल्ड्रन है और बी भी चिल्ड्रन है, मतलब बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया है। और रिलेशन कैसे डिफाइंड किया गया है? कि दोनों के पिता क्या हो? सेम हो। तो कह रहा है ये रिलेशन क्या होगा? ये रिलेशन क्या होगा? देखो ए एंड बी हैज सेम फादर, तो क्या देखो पहला रिफ्लेक्सिव, देखो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? पहला
ए ऑलवेज रिलेटेड होगा ए से, फॉर ऑल ए कोई सेम ए है, ए से रिलेटेड होगा। क्यों? जो फादर ए का होगा वही फादर किसका होगा? ए का। बिकॉज ए हैज सेम एज ए, मतलब ये दोनों सेम है। ऐसा चिल्ड्रन आपने पकड़ा, ऐसे बच्चे को पकड़ा कि दोनों सेम हो जाए, और दोनों सेम हो गए तो दोनों के पिता जो होंगे क्या होंगे? सेम है तो होंगे, जब दोनों पोजीशन सेम है। तो वही कह रहा बिकॉज ए हैज सेम फादर एज ए, जो ए का पिता होगा वही ए का पिता होगा, तो ए से क्या होगा? रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक, बस ये जानने के लिए ऐसे आप समझ सकते हैं, बस सीधे सीधे। लेट, हम कह रहे हैं ए रिलेटेड है किससे? बी से, मतलब ए रिलेटेड है बी से, मतलब क्या है? ए एंड बी हैज सेम फादर। जब ए और बी के फादर सेम है तो बी और ए के फादर सेम नहीं होंगे क्या? जो पिता ए का है वही पिता बी का है, तो जो पिता बी का है वो ए का पिता नहीं होगा क्या? दोनों होंगे। तो ये क्या होगा? देखो, ए एंड बी हैज सेम फादर, तो इससे आगे ये लिख सकते हो ना, बी एंड ए हैज सेम फादर। इसका मतलब क्या हो गया? बी रिलेटेड हो गया किससे? ए से। गौर करिए, कितना सिंपल सा है, लेकिन आप सेट में उलझे होते हैं तो ये चीजें समझने में थोड़ी कष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर क्या है? सेम फादर होने का रिलेशन है। ए और बी क्या है? चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन बच्चे हैं। ए और बी चिल्ड्रन है। आर कह रहा सेम फादर होने का है, तो ए और बी दो बच्चे हैं, दोनों के पिता सेम हैं, तब ये आपस में क्या है? रिलेटेड है, रिलेशन में है। तो अगर ए कर दिया जाए, दोनों जगह पोजीशन पर दोनों सेम चिल्ड्रन कर दिया जाए, तो जो ए का पिता होगा वही ए का पिता होगा ना, तो दोनों के पिता सेम होंगे, यानी ए रिलेटेड होगा इस। अब दूसरा कह रहा है सिमेट्रिक, ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब ए और बी के पिता सेम हैं, मतलब दोनों के पिता एक ही हैं, तो दोनों का इंटरचेंज कर दें। ए का जो पिता है वही बी का है, तो जो पिता बी का है वो ए का नहीं होगा, यही बी और ए है सेम फादर, तो बी भी रिलेटेड हो गया। अब ट्रांसटिव बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा? ट्रांसटिव होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखो, लेट, हमने माना ए एक चिल्ड्रन है और बी एक चिल्ड्रन है, ए और बी आपस में रिलेटेड है, और बी रिलेटेड है किसी चिल्ड्रन सी से, तो ए बी से रिलेटेड होने का मतलब क्या है? ए एंड बी हैज सेम फादर, एंड इसको रिलेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए? बी एंड सी हैज सेम फादर। देखो ध्यान दो, ए और बी के पिता सेम हैं, बी और सी के पिता सेम हैं, ए और बी के पिता सेम हैं, बी और सी के पिता सेम हैं, तो क्या ए और सी के पिता सेम नहीं होंगे? बी उभयनिष्ठ है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, ए और बी के पिता सेम, बी और सी के पिता सेम, तो क्या ए और सी के पिता अलग होंगे क्या? ए और सी के पिता भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यही चीज, तो दिस इंप्लाइज दैट ए एंड सी हैज सेम फादर, सेम फादर। इसका मतलब क्या हो गया? ए रिलेटेड होगा किससे? सी से। यही कह रहा, ए और बी के पिता अगर सेम हैं, बी और सी के पिता सेम हैं, तो ए और सी के भी पिता सेम ही होंगे। ऐसा नहीं इसके बाप दूसरा उसका बाप दूसरा हो जाए, ऐसा कैसे होगा? जब ए और बी के पिता सेम हैं, ए और बी दोनों एक ही बाप के पुत्र हैं या पुत्री हैं, जो भी हैं, और बी और सी एक ही बाप के हैं,
तो ए और सी का बाप कोई अलग हो जाएगा क्या? उसका भी बाप क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यही तो रिफ्लेक्सिव भी है और एक सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ऐसे दैनिक जीवन में भी रिलेशंस होते हैं जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इतने क्वेश्चंस थे हमने लिखे थे रिलेशन पे। ठीक है, ये आज हमने इसको खत्म कर दिया रिलेशन को। अब जो हम लोग करेंगे, ध्यान सुन लो, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, वो देखते हैं जो भी शुरू करें, ऐप पे शुरू करेंगे। लेकिन अब ऐप पे जो शुरू होगा वो आपका टॉपिक हो सकता है या तो वेक्टर शुरू करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर प्रैक्टिस के लिए स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्किल, ये तीनों के पहले हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको बता दे रहे हैं, ऐसे है तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं पूरे सिलेबस से। प्रैक्टिस में हम सेट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्किल पहले इसके, क्योंकि ऑफलाइन में हम इसको पढ़ा चुके हैं तो इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्किल, इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ऐप पर हम लोग वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर उधर पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, वो टॉपिक। जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे फिर उसको भी यहाँ प्रैक्टिस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, तो इसको आगे और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।